हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू गाइस डूइंग? आई होप सब अच्छा चल रहा है, आप लोग की तबीयत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में और प्रोग्रेस भी ठीक चल रही है। हम चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तक आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 अच्छे से आ जाना चाहिए। नहीं आता तो जाओ वापस जल्दी जाके वीडियोस रिव्यू करो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5 ऑफ बीएसटी, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। नाउ बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, जाओ नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो, अपनी नोटबुक्स पे आज की डेट डालो एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चैप्टर का जो मेन वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? जैसे हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग में डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग होता है कि आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लो ना। अब आपने एक बार अगर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उसके लिए प्लान बना लिया है, तो अब आप अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे कि आपका गोल है कि आपको बोर्ड्स में ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स लाने हैं, तो अब आप ऑर्गेनाइज करना चालू कर दोगे। हर चीज़ का अपना अपना स्केड्यूल बनाओगे, टाइम टेबल बनाओगे कि इस चीज़ में इतनी देर पढ़ाई करनी है, इतनी देर रिविजन करनी है, इतनी देर मॉक पेपर्स देने हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो जाता है कि आप अपने पूरे स्केड्यूल को ऑर्गेनाइज कर लो, कि अपनी एक्टिविटीज ग्रुप कर लो। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़े तो होता है ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग and grouping different activities in the organization and bringing them together for physical, financial, and human resources to establish most productive relations for the achievement of a specific goal of an organization. इसे अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि उन्हें अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए वो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री ओवर टाइम चलानी है। अगर फैक्ट्री ओवर टाइम चलानी है तो फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे जैसे मशीनरी एट्सेट्रा। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मशीन्स रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्पेस चाहिए, तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल्स। और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। तो आप इन सबको कलेक्टिवली लेके आते हो जब आप ये सारे टास्क डिवाइड कर लेते हो कि कौन इंसान क्या करेगा, कौन सी मशीन क्या काम करेगी, ताकि आप प्रोडक्टिव रिलेशंस बना पाओ इनके, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट हो पाए। जब मैनेजर्स ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसमें रिजल्ट होता है कि क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम ऑफ वर्किंग क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप्स आते हैं। IDAE, ये इसका न्यूमॉनिक क्या मतलब, यही फर्स्ट इनिशियल लेटर्स हैं। तो ये हैं क्या क्या? I से है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, D से है डिपार्टमेंटलाइजेशन, A से है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड E से है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, पहले तो आइडेंटिफाई करती है एक ऑर्गेनाइजेशन कि काम क्या क्या है, कि उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम क्या क्या करना है। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। फिर ये सब काम को डिवाइड कर देती है बिटवीन डिफरेंट वर्कर्स, और इन्हीं स्पेसिफिक एक्टिविटीज को ही तो जॉब बोलते हैं। जो वर्कर काम करता है उनकी जो काम को, उसी को तो जॉब कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? डिविजन ऑफ वर्क किया जाता है ताकि सारा बर्डन ऑफ वर्क एक एम्प्लॉय पे ना आए या सर्टेन एम्प्लॉयज पे, सारे अलग अलग लोग अलग अलग काम करें। और डिवाइड करने से क्या हो जाता है कि ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड हो सकता है। ये नहीं है कि पर्सन ए और पर्सन बी सेम काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, नहीं। जब उनका वर्क डिवाइडेड है तो उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, तो ड्यूप्लीकेशन भी अवॉइड हो जाएगा और एक इंसान पे सारा बर्डन भी नहीं आएगा। जब ये सब हो जाएगा, जब लोग अपना अपना काम करेंगे, सो इससे क्या फैसिलिटेट होगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड स्किल्स। तो वर्कर्स जो होंगे वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप है डी से, जो कि है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस स्टेप में आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो। डिपार्टमेंट क्रिएट करने का मतलब होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है उन्हें आप, या सिमिलर जो जॉब्स हैं उन्हें आप कंबाइन करके उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हो। ये 2 तरीके से हो सकती है डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। एक है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप फंक्शंस के बेसिस पे आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो। जैसे कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मतलब फंक्शन के बेसिस पे आप ये डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो।
दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। इसमें होता है जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है उसमें डिविजन्स क्रिएट करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर्स है। मार्क्स एंड स्पेंसर्स कपड़े भी बनाते हैं और उनका एक पूरा ग्रोसरी और फूड चेन भी है। तो ये उनके डिविजन्स हैं, फूड एंड देन ग्रोसरी एंड क्लोथ्स एंड देन ग्रोसरी एंड फूड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं, उसके बेसिस पे ये डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। थर्ड आ जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डिपार्टमेंट्स तो बना दिए पर उसमें काम भी तो करना है ना, और काम करने के लिए असाइन करनी पड़ती हैं ड्यूटीज। तो हर डिपार्टमेंट जब फॉर्म हो जाता है तो उसमें एक एक इंचार्ज प्लेस किया जाता है, जो कि वो इंडिविजुअल है जो डिपार्टमेंटल हेड है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, और जॉब्स इन्हीं के अंडर एलोकेट की जाती हैं मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। और जो वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को जिसपे उनकी कंटेंट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब लिखी होती है, उसी को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर आ जाता है फोर्थ, जो कि है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग सुपीरियर्स होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं। अब जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है उन्हें कहते हैं सुपीरियर, जिनके पास कम अथॉरिटी है उन्हें कहते हैं सबॉर्डिनेट। तो सिर्फ काम एलोकेट नहीं करना होता, ये भी देखना होता है कि किसको ज़्यादा अथॉरिटी देनी है, किसको थोड़ी कम देनी है, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, कौन किसको अकाउंटेबिलिटी ओ करता है कि मैंने काम कर लिया, अब मैं अकाउंटेबल किसको हूँ कि मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कौन आके मुझे रिपोर्ट करता है, कौन मुझे बताता है कि उनने उतना काम कर लिया है या वो चाहते हैं मैं उन्हें और काम दूँ या कम काम दूँ। तो जिसके अंडर ज़्यादा लोग हैं, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, वो है सुपीरियर। तो हर इंडिविजुअल को कुछ अथॉरिटी दी जाती है और साथ साथ कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। इससे क्रिएट होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अच्छा, इसी के अंडर एक फ्रेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क के लिए आता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि हाउ मेनी सबॉर्डिनेट्स आर इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ मैनेजर। मतलब अगर मैं सुपीरियर हूँ या फिर मैं मैनेजर हूँ और अगर मेरे अंडर 10 लोग काम करते हैं तो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 10 लोगों का है। अगर किसी के अंडर 100 लोग काम करते हैं तो उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एज यू गेस्ड इट राइटली, 100 लोगों का है। कुछ लोग के अंडर 5 लोग काम करते हैं तो उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 5 लोगों का है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजिंग की नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हमने ऑफ कोर्स इसके लिए भी निमोनिक बनाया है, जो कि है बड़े चाचा एक ऊंट पर एक अंडा डाले। तो इसमें क्या क्या आता है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, adaptation to change and development of personnel। पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बहुत बेसिक है ये। इसका मतलब ये है कि अगर आप काम डिवाइड कर दोगे और अगर कोई इंडिविजुअल हर दिन पूरे टाइम वही काम कर रहा है तो वो उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाएगा ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके टीचर्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं, इसलिए वो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आपके डेंटिस्ट हैं, वो आपके दांतों के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करते हैं। जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं वो उसमें स्पेशलाइज करते हैं। जो लोग चेयर्स बनाते हैं वो उसमें स्पेशलाइज करते हैं। जो प्लम्बर्स हैं वो अपने काम में स्पेशलाइज करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप बार बार कोई काम करोगे तो आप उसमें एफिशिएंट हो जाओगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बार बार वो टास्क करने की, क्योंकि वो कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। इसलिए इसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग से आपको बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग में आप काम लोगों को बांट देते हो और ये भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी डिसाइड हो जाता है और ये डिसाइड हो जाता है कि कौन इंसान क्या काम करेगा। तो जब क्लैरिटी आ जाती है कि कौन क्या काम करेगा तो वर्किंग रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसको क्या काम करना है, किसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या लिमिट्स हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी टीम में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि वर्किंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं और कैसे डिटर्मिन किए गए हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि
जब लोगों को क्लियरली पता है कि उनकी जॉब क्या है, उन्हें क्या काम करना है, उनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ड्यूप्लीकेशन अवॉइड होएगी और कन्फ्यूजन अवॉइड होएगी। जब ये सब अवॉइड हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप्स में, तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क भी थोड़ा आसानी से हो जाएगा, थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। तो इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर होगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो वही बात है, जब काम ढंग से डिवाइडेड है, सबको पता है कि उनको क्या करना है, तो काम डुप्लीकेट नहीं होएगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, लोगों के एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, तो भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का और वेस्टेज कम रहेगी। फिर आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जब काम वेल डेलीगेटेड है, डेलीगेटेड का क्या मतलब है? डेलीगेटेड का ये मतलब है कि एक इंसान सारा काम नहीं कर रहा, एक इंसान ने लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो सारा काम नहीं कर रहा, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, अलग अलग लोगों को काम दे दिए हैं ताकि सारा बर्डन उन पे ना आए। जब उन पे सारा बर्डन नहीं आएगा तो वो और चीज़ें कर सकते हैं ना, जैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइंस और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जॉब पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और जब और लोग ऑनबोर्ड हो जाएंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा वर्कलोड ले पाएंगे। तो जब ये होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी और ग्रो भी करेगी। फिर है अडेप्टेशन ऑफ चेंज। जो क्या होता है, तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें सबकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश्ड हैं, सबको पता उन्हें क्या किसको रिपोर्ट करना है, तो एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। अच्छा सिस्टम बना होता है तो कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है। जब कोऑर्डिनेशन अच्छी है पर आपकी लेट्स से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज आ जाता है, जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी चेंज आ गई, तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट तो होगी, पर क्योंकि सब कुछ वेल कोऑर्डिनेटेड है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी तो जो एडजस्टमेंट होगी, चेंज होगी, वो भी ईजिली हो जाएगा। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ईजिली अडेप्ट कर पाएंगे टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो जब मैनेजर्स काम डेलीगेट करते हैं या अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, तो उन सबॉर्डिनेट्स की स्किल सेट भी इंक्रीज होती है कि वो और काम कर पा रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ काम कर पा रहे हैं, तो उनका वो स्किल सेट इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचो, और पहले वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे, अब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टिकटॉक पे भी पोस्ट करने लग गए या फिर यूट्यूब पे भी पोस्ट करने लग गए, तो उन्हें वहाँ का भी प्लेटफॉर्म समझ में आया। तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें कर पा रहे हैं। तो जब ये सबऑर्डिनेट्स और चीज़ें कर पाएंगे तो क्या होगा, उनकी एबिलिटी फॉर न्यू थिंग्स डेवलप होएगी और उनको अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने का चांस मिलेगा। और इससे और भी क्या होगा, जब वो और इम्पोर्टेंट काम कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे तो उन्हें प्रमोशन के भी चांसेस मिलेंगे, जिसका मतलब दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द चांस टू बी प्रमोटेड, बिकम मैनेजर्स, अर्न बेटर। तो उससे उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक ब्लूप्रिंट है जिसके विद इन मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। तो जब मैनेजर्स ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो डिफाइन करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या जॉब पोजीशन है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब कितने लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। तो जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो है, मतलब छोटा है, कि एक सुपीरियर को सिर्फ लेट्स से 5 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टॉल बन जाएगा कि एक को 5 कर रहे हैं, इनको भी सिर्फ 5 कर रहे हैं, तो ये टॉल बन जाएगा। और जब वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट बनेगा, क्योंकि एक के अंडर ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये एक जो ये स्टेटमेंट है दैट नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टॉल स्ट्रक्चर एंड वाइड स्पैन रिजल्ट्स इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ये भी आपका एक एमसीक्यू में या एक 1 मार्कर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरीके का हो सकता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि
एक्टिविटीज जो है वो ग्रुप्ड हैं और डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म। तो जब काम के मुताबिक आपका डिपार्टमेंट डिवाइडेड है तो उसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, जो सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। तो ये ग्रुपिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब जो उनका काम होता है उसके बेसिस पे ये ग्रुपिंग होती है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है? एक जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है फंक्शन के मुताबिक पे, कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स है। तो जब इसकी ज़रूरत है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवीजन कर देना चाहिए। दूसरा, जब स्पेशलाइजेशन चाहिए हर फंक्शन में, क्योंकि जब एक इंसान एक ही काम बार बार करेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें। तीसरा, जब ग्रुप कर सको आप सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को एक साथ। और चौथा, जब आपकी कंपनी का एक ही प्रोडक्ट, आपकी कंपनी जब एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो उसी में मल्टीपल फंक्शंस आ जाएंगे और उस बेसिस पे आप डिवाइड कर पाओगे। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जो क्या क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शंस पे फोकस किया जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है वो फाइनेंस का ही काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग में है वो मार्केटिंग का ही काम कर रहे हैं, जो सेल्स में है वो सेल्स का ही काम कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी चीज़ पे अच्छे से फोकस कर रहा है, तो उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो काम बहुत सारी बार करेंगे तो वो अच्छा करने लग जाएंगे, तो जिससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। दूसरा है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। तो क्योंकि अब हर डिपार्टमेंट अपने ही फंक्शन पे फोकस कर रहा है तो वो बेटर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कंट्रोल्ड रहेगा कि एक ही डिपार्टमेंट पे लोगों में डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे और वर्क कंट्रोल्ड भी हो जाएगा, कि क्वालिटी चेक्स भी ईजी हो जाएंगे। थर्ड है इंक्रीजेज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली क्योंकि अब सब कुछ इतना अच्छी तरीके से डिवाइडेड है, सबको पता उन्हें क्या काम करना है, हर डिपार्टमेंट को पता है कि उनको क्या काम करना है, तो मैनेजरियल और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, स्पेशलाइज तरीके से कर पाएंगे। फिर फोर्थ है इट लीड्स टू मिनिमम ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब क्योंकि ऑब्वियसली डिविजन ऑफ वर्क अच्छे से किया गया है और हर इंसान को पता है उन्हें क्या करना है, तो इसकी वजह से ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम होगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और कॉस्ट लोअर हो जाएंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट लोअर का मतलब है क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंटली कर पाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये हो पाएगा तो जब कॉस्ट कम हो जाएंगी और ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। फिर फिफ्थ है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। क्योंकि हर डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही तरीके का काम कर रहा है, जैसे मार्केटिंग वाला इंसान सिर्फ मार्केटिंग का काम कर रहा है और सेल्स का इंसान सिर्फ सेल्स का काम कर रहा है, तो उन्हें ट्रेन करना अपने डिपार्टमेंट में इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ उस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देनी है। सिक्स्थ है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। तो हर फंक्शन और हर फंक्शन के मैनेजर्स उन पे अच्छा अटेंशन दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना डिपार्टमेंट हैंडल करना है। बट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि अब हर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा और हर डिपार्टमेंट सब अपना काम अच्छा करना चाहता है, तो वो ये इन द लॉन्ग रन भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करे। ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे। जैसे प्रोडक्शन का काम हो गया कि उन्हें प्रोड्यूस करना है, अब वो ये भूल ही जाएंगे कितना क्वालिटी प्रोड्यूस करना है या कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन के लिए, क्या पता वो बजट से बाहर जा रहे हो। उन्हें ये पता है कि हमें इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, पर उन्हें ये नहीं, सब क्या पता, उन्हें ये ना पता हो कि ये कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है, तो उन्हें बजट रिकंसिडर करना है ना। तो वो क्योंकि अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में वो भूल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करना है। दूसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अब क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो गया है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रायोरिटी समझता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोऑर्डिनेट करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड है इनफ्लेक्सिबिलिटी।
तो क्योंकि हर एम्प्लॉय सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का काम सीख रहा है जब वो ट्रेन हो रहे हैं, तो उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट का काम आएगा ही नहीं। तो अगर कभी कंपनी को लेट्स से मार्केटिंग से सेल्स में लोग भेजने की जरूरत है क्योंकि वहां पे ज्यादा डिमांड है, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका उनके जो कॉलीग्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, वो इतने इनफ्लेक्सिबल बन गए क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना काम आता है। तो अगर आपने देखा हो, जैसे आप लोग भी रिक्रूट करोगे आफ्टर कॉलेज, तो न्यू ग्रेड प्रोग्राम्स जो बहुत बार होते हैं वो जॉब रोटेशन पे फोकस करते हैं। जॉब रोटेशन टर्म है कि विद इन 2 years या 1 year हर एक न्यू एम्प्लॉय को वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लेस करें और देखें कि ताकि हर एम्प्लॉय को हर डिपार्टमेंट का कुछ कुछ काम आता हो, ताकि इनफ्लेक्सिबिलिटी कम हो। फिर चौथा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करने की कोशिश करेगा कि अगर कुछ स्ट्रैटेजी नहीं चली ऑर्गेनाइजेशन की तो बोलेंगे कि भाई ये तो हमारी गलती नहीं थी, ये तो उस डिपार्टमेंट की गलती थी, ये तो उस फंक्शन की गलती थी, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर फिफ्थ उसी से रिलेटेड है, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो अगर जस्ट इन केस कोई स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, या एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं मीट हो पाता, तो डिपार्टमेंटल हेड्स को देखना ये बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, किस डिपार्टमेंट की वजह से ये फेलियर लीड हुआ है। दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे एंटरप्राइज वर्क करता है एज अ यूनिट और डिविजन्स, मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट FYI है। ईच डिविजन, मतलब हर एक डिविजन का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जो, और वो अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर 4 अलग अलग डिविजन्स आ गए, कॉस्मेटिक्स आ गया, मेडिसिन आ गया, गारमेंट्स आ गया, फुटवेयर आ गया। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर उन सब इंडिविजुअल उसके नीचे भी आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन सारी प्रोडक्ट लाइंस को भी तो इस सब की जरूरत है ना, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंडर सारे प्रोडक्ट्स का अपना अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर तो आता ही है, पर उनका मोटा मोटा ब्रॉड डिवीजन डिविजनल स्ट्रक्चर पे है कि मतलब हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। ये कहाँ पे सूटेबल होता है? ये सूटेबल होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए जिसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और कंपनीज जो ऐड करना चाहती हैं और भी लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर, उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छा है। एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या क्या है? तो पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि हर डिवीजन का अपना अपना मैनेजर होता है जो अपने प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है, तो उसे सारे डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इसलिए डिसीजंस क्विक हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उस मैनेजर को दूसरे लोगों से रेफर नहीं करना है। दूसरा, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। तो एक पर्टिकुलर डिवीजन खुद ही अपना प्रॉफिट लॉस असेस ढंग से कर सकती है और देख सकती है कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं। थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो बिना एग्जिस्टिंग डिविजन्स को हिलाए, बिना उनके काम को डिसरप्ट करे, दूसरी प्रोडक्ट लाइंस ऐड हो सकती हैं और इससे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो ये फैसिलिटेट करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फोर्थ है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इधर है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो हर डिविजनल हेड अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ये सब करते करते उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर लेता है, उसे उस प्रोडक्ट की सारी चीजें पता होती हैं। फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी। तो हर डिवीजन की कॉस्ट और रेवेन्यू असेस करना इजी हो जाता है क्योंकि वो उस डिवीजन के अंडर ही होते हैं। तो इससे मैनेजर उस डिवीजन की परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सकता है, और अगर कोई डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हम देख सकते हैं कि कौन सा डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो हर डिवीजन अपने हिसाब से चलता है,
इंडिपेंडेंटली चलता है, उनके अपने डिविजनल हेड्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है अपना खुद का डिपार्टमेंट रन करने की। तो इससे उन्हें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी इन द होल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या हैं? पहला है कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि हर डिवीजन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है, तो वो चाहता है कि उनको जो फंड्स, हर डिवीजन चाहता है कि उन्हें सबसे ज्यादा फंड्स एलोकेट हो, और ताकि वो अपना सबसे अच्छा काम कर सकें। इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने डिवीजन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, तो वो दूसरे डिवीजन की कॉस्ट पे, मतलब वो ये चाहते हैं कि उन्हें तो मैक्सिमम फंड्स मिल जाए, चाहे दूसरा डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर पाए या ना कर पाए। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इधर भी आता है। दूसरा है इंक्रीज इन कॉस्ट। तो हर डिवीजन क्योंकि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करता है और सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे हर डिवीजन का अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अपना सेल्स डिपार्टमेंट है, अपना मार्केटिंग है, एचआर है, तो ये सिमिलर फंक्शंस हैं, पर क्योंकि हर डिवीजन को ये अलग अलग लोग हायर करने पड़ते हैं, इतने सारे लोग हो जाते हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। थर्ड है इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो वही सिमिलर बात है कि क्योंकि हर डिवीजन अपनी परफॉर्मेंस के साथ ऑब्सेस हो जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन दो फॉर्म्स की होती है, मतलब दो तरीकों की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा अगर आपको बेस दूं दोनों के लिए, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, अथॉरिटी, पावर, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये सब सेट होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस डिलिबरेटली फॉर्म होती हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सकें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल के आती हैं। लेट्स से आप एक कंपनी में काम करते हो, अब वहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे, या आप स्कूल जाते हो आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो जो कंपनी है, जब आप जिसके लिए आप काम करने के लिए जाते हो, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, या आपका स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें से निकल के जो आपके सोशल सर्कल्स बन जाते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि हमने अभी बात करी थी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है जो डिजाइन करता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फुलफिल करने के लिए। तो ये करने के लिए क्या किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उनके, वो सब क्लियरली डिफाइंड होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल तरीके की भी हो सकती है, डिविजनल भी हो सकती है। इसमें इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली लिखा होता है कि हर इंडिविजुअल क्या जॉब परफॉर्म करेगा। और ये टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंटेंशनली क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल हो सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला तो है कि ये डिलिबरेटली, मतलब जानबूझ के मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। सेकेंड, इसमें रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज स्पेसिफाइड होते हैं और उनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी स्पेसिफाइड होता है। इसका मतलब यह है कि कौन इंसान क्या काम करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, ये बताया जाता है। थर्ड है, इट इज अ मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब ये बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल हो सकें, और इसमें लिखा होता है सब कुछ, रूल्स, प्रोसीजर, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए। फोर्थ है, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें कोऑर्डिनेट किए जाते हैं ताकि सब लोग एक साथ अच्छे से काम कर सकें। लास्ट और फिफ्थ है कि इसमें वर्क पे ज्यादा फोकस है इन कंपैरिजन टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब आपके मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दोस्त कौन है, आप किससे बात करते हो, वो ये फोकस करते हैं कि आप काम ढंग से कर रहे हो। सो इट फोकसेस ऑन वर्क इंस्टेड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। पहला है कि क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, जो वर्क रिलेशनशिप्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड हैं, तो इट्स ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि चीज़ें जो है एक डेफिनेट प्लान बना हुआ है ना कि किसको क्या करना है, कितना करना है, जिसकी वजह से नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है। तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड एस्टैब्लिश्ड है, मतलब ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो लोगों को पता होता है कि उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या हैं। सो वी कैन से दैट यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू अ एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड होता है।
फोर्थ है इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो क्योंकि ये पूरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही इसलिए हुई है ताकि ऑब्जेक्टिव्स मीट किए जा सकें, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है और ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज होता है, तो इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स होता है। और फिफ्थ है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ के पास स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनका बिहेवियर उसी के अंडर फॉल करता है और करना चाहिए, तो इसलिए स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। पर ऑफ कोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला है कि अननेसेसरी डिले हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। एक इंसान को दूसरे को रिपोर्ट करना है, दूसरे को तीसरे को रिपोर्ट करना है, तभी जब सारे लोग अप्रूव करेंगे तभी काम हो पाएगा, तो इसलिए कभी कभी डिले आ जाता है। दूसरा है लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टू और फ्लेक्सिबिलिटी टू थिंक नहीं होती है। थर्ड है इट इग्नोर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सारा फोकस काम पे होता है और स्ट्रक्चर पे होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो साइकोलॉजिकल हैं या सोशल नीड्स हैं वो अनमेट रह जाती हैं। अब ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही बन जाती हैं, वो डिलिबरेट नहीं होती है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से ही निकल के आ जाती हैं। जैसे आप एक ऑफिस जाते हो, उसमें वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उधर आपका जो काम करना है, उसमें से ही आप लोग के कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, स्कूल में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये जो निकल के आई है उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट, कम्युनिटी रिलेशंस, और ये मोस्टली ह्यूमन बींग्स के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं कि उन्हें उनकी फ्रेंड नीड्स, उनकी सोशलाइजेशन नीड्स पूरी हो जाती हैं थ्रू दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो फिर इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? एक तो है, जैसे अभी हमने 2-3 बार अब डिस्कस कर लिया है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही निकल के आता है एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। जब एम्प्लॉयज पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बन के ये आ जाता है। दूसरा है इट हैज़ नो रिटन रूल्स और रेगुलेशंस। मतलब कोई रिटन रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि मोस्टली फ्रेंडली रिलेशनशिप्स ही हैं, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ऑफ कोर्स नहीं होते। तीसरा है कोई फिक्स्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जिसको जिससे बात करनी है वो कर सकता है, कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चौथा है इट इज नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये खुद से ही क्रिएट हो जाती हैं। और फिफ्थ है इट इज पर्सनल, मीनिंग इसमें लोगों की इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स ध्यान में रखी जाती हैं। सो इसके एडवांटेजेस हैं, पहला तो स्पीड, क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ए को बी से बात करनी पड़ेगी, बी को सी से बात करनी है, सब कुछ अप्रूव करने के लिए नहीं, कोई भी किसी से बात कर सकता है। तो स्पीडी कम्युनिकेशन है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है। दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। ये बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों की सोशलाइजेशन नीड्स पूरी हो जाएं, तो ये इन्हांस करता है लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे वो सुबह उठते हैं उन्हें लगता है वो जा रहे हैं कि अपने दोस्तों से बात करेंगे स्कूल में या ऑफिस में, तो उन्हें थोड़ी सी ऐसे सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। तीसरा है क्विक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी सबॉर्डिनेट को किसी सुपीरियर से बात करना है, नहीं, जिसको जिससे बात करना है वो कर सकता है। तो क्विक सोल्यूशन आता है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि फीडबैक भी जल्दी जल्दी मिलता है। अच्छा, पर ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो क्या हैं? एक है इट क्रिएट्स रूमर्स। जैसे होता है ना, बहुत बार लोगों के अफेयर्स की, लोगों की लड़ाई झगड़े की रूमर्स फैलती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, क्योंकि ग्रेपवाइन नेटवर्क है। ग्रेपवाइन मतलब कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो क्योंकि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी तरीके की बात होती है, और इसलिए रूमर्स फैलते हैं। दूसरा है इट रेजिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग ओल्ड टेक्निक्स। तो क्योंकि सबका फोकस बहुत ज़्यादा पर्सनल बेनिफिट के लिए है, तो बहुत बार लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं सोचते इस केस में। और तीसरा है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। तो कभी कभी मेंबर्स को फोर्स किया जाता है ग्रुप कि जो ग्रुप बोल रहा है वही फॉलो करने के लिए, वो अपना दिमाग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उन्हें पीयर प्रेशर किया जाता है बेसिकली। पर हाँ, मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बुरी नहीं है, ये अच्छी बात है कि सोशल ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बार जब मैनेजमेंट में और सबऑर्डिनेट्स में थोड़ा क्लैश हो जाता है,
तो ये किया जा सकता है कि मैनेजमेंट सबॉर्डिनेट्स में किसी एक इंसान से अच्छे से बात कर ले, और ये जब उनकी रैपो अच्छी हो जाए तो समझ पाए कि सबॉर्डिनेट्स क्या चाहते हैं, और ताकि वो मैनेजमेंट की भी इंफॉर्मेशन अच्छे से, जो मैनेजमेंट चाहता है वो भी अच्छे से डिलीवर कर पाए अपने पियर्स को। तो ये ग्रेप वाइन का यूज हो सकता है कि मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छी तालमेल बैठ सके। तो मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि वो इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बुरा ना समझे, इनका यूज करें टू कंटिन्यू वर्क ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस स्मूथली। अच्छा, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रीनशॉट ले लो और ये अच्छे से याद कर लेना। अब हम समझेंगे डेलीगेशन क्या होता है। तो चाहे एक इंसान, एक मैनेजर कितना मर्जी स्किल्ड हो, उसे चाहे दुनिया का सारा काम आता हो, वो सारी चीजें खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के पास टाइम तो लिमिटेड है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक कंपनी रन करनी है, तो ये तो नहीं है वो सेल्स भी खुद कर लेगा, मार्केटिंग भी खुद कर लेगा, फाइनेंस भी खुद कर लेगा, अकाउंटिंग भी खुद कर लेगा, सब खुद कर लेगा। हाँ, क्या उसके पास ये स्किल सेट हो सकता है और क्या वो कर सकता है? हाँ, पर अगर वो ये करेगा तो उसे एक्सपेंशन का और ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम हर इंसान के पास लिमिटेड है। तो जब एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स को या तो हायर करता है या फिर अपने करंट सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी बांट देता है, तो उसे कहते हैं डेलीगेशन। ये किया जाता है ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। और डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी को कहते हैं। कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को हायर, जैसे मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, वो और लोगों को हायर करती हैं और बोलती है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स तुम संभालो, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अथॉरिटी, उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, वो हर उस इंडिविजुअल के पास होता है। तो इसे कहते हैं डेलीगेशन, कि हमने अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को बांट दी, ताकि हमारे पास और ज्यादा टाइम क्रिएट हो जाए टू डू अदर थिंग्स और डू अदर स्पेशलाइज्ड थिंग्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है क्यों? तो पहला, कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हर इंसान अपना काम करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। दूसरा, इट enables मैनेजर्स टू यूज देयर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपर मैनेजमेंट उस पर फोकस कर पाएगी। और तीसरा, इट अलाउज मैनेजर्स टू एक्सटेंड देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजर्स अब ग्रोथ और एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो यही है डेलीगेशन, यही वाला चार्ट है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को देता है मिडिल लोअर को, और लोअर ऑपरेटिंग लेवल को देता है अथॉरिटी। तो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी को कहते हैं डेलीगेशन। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जो 3 तरीके के होते हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ, मतलब सबॉर्डिनेट को का ऑब्लिगेशन कि उन्हें असाइन ड्यूटी परफॉर्म करनी है। मतलब तुम्हारे बॉस ने अगर तुम्हें कुछ काम बोला है, तो वो ऑब्लिगेशन है, मतलब तुम्हें करना ही करना है वो चीज परफॉर्म। जैसे अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि आज तक आपको XYZ चीज की एक्सेल शीट बनानी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपको ये असाइन टास्क कंप्लीट करना है। तो इसके फीचर्स हो गए। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस जब बॉस मतलब मैनेजर पास करता है अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास नहीं कर सकता, सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है टू हिज सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो डेलीगेट करी सम बिट्स ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा है, इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो मतलब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म होती है। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। इसका मतलब है कि एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अपवर्ड, ऊपर की तरह वो अपने एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है, सो फ्लोज अपवर्ड्स। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस, मतलब आपके पास कितना हक है कि आप किसी चीज पे एक्ट कर सको। तो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया था कि जब आपके पास अथॉरिटी होती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इसलिए अगर आप लास्ट पॉइंट देखो तो लिखा है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको एक्सेल शीट बनानी है, तो आपके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए कि आपके पास डेटा एक्सेस करने का राइट है।
तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए। तो और क्या फीचर्स हैं अथॉरिटी के? एक तो हो गया कि टू कैरी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वही, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करनी है तो उसके लिए आपको अथॉरिटी की बहुत ज़रूरत है। मतलब किसी चीज़ पे एक्शन लेना है तो उस एक्शन को लेने के लिए पावर भी तो होनी चाहिए आपके पास, है ना? जैसे आपके हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो उनके पास अथॉरिटी भी होती है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास कर सकते हैं वो सोसाइटी में। फिर दूसरा है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, क्योंकि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। फिर अथॉरिटी पूरी पास ऑन हो सकती है, अथॉरिटी कैन बी फुल्ली पास्ड ऑन। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी पास हो सकती है, अथॉरिटी फुल्ली पास हो सकती है। फिर अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, मतलब जो इंसान जितना ज्यादा अपर पोजीशन पे है उनके पास उतनी ज्यादा अथॉरिटी है। फिर मतलब हाईएस्ट, जितना हाई मैनेजमेंट में है, जितना हाई लेवल पे है उतनी ज्यादा अथॉरिटी होती है, और जितना जितना आप कम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते जाते हो उतनी कम हो जाती है। और अथॉरिटी इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मतलब आप एक दायरे में ही आपके पास पावर हो सकती है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदारी, मतलब आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, कि आप आपके सुपीरियर को आंसरेबल हो उस टास्क के लिए जो उनने आपको करने को बोला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपकी मैनेजर हूँ, मैं आपकी बॉस हूँ, और मैंने आपको बोला कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो वो अकाउंटेबिलिटी कि मतलब आप मेरे को रिपोर्ट बैक करोगे और आप मेरे को आंसरेबल हो फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क। अकाउंटेबिलिटी तब अराइज होती है जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपका सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट कर लेता है। अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड्स, कि मतलब एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल है, मतलब आंसरेबल है फॉर द टास्क गिवन टू देम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको एक टास्क दिया है, ठीक है, तो आप मेरे को आंसरेबल हो। अब अगर आपने अब अपने छोटे भाई को बोल दिया है कि अच्छा वो काम कर दो मेरे लिए, वो आपका छोटा भाई ऑटोमेटिकली मेरे को आंसरेबल नहीं हो जाता। मैंने आपको काम दिया है तो आप ही उस चीज के लिए आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो। और एक सबॉर्डिनेट से एक्सपेक्टेड होता है कि वो काम टाइम पे करे और फीडबैक ले उनके काम के लिए। इन तीनों चीज़ों के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी का रिलेशनशिप क्या है? इनका रिलेशनशिप है कि अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, मतलब अथॉरिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, मतलब मान लेते हो या आप वो कर लेते हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ ये काम मेरे को करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, मतलब थोपी जाती है कि आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। तो क्योंकि पहले आपको आपका आपके सुपीरियर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो ये आपने अज्यूम कर ली। फिर वो आपको अथॉरिटी देते हैं कि डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, और फिर फिक्स करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, मतलब इम्पोज की जाती है आप पे अकाउंटेबिलिटी कि ये आपको काम जो दिया है आप उसके लिए आंसरेबल हो। काम अच्छा होगा तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो उसके आप पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इधर मैंने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का एक कंपैरिजन अटैच किया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, मतलब डेलीगेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? पर इसके लिए ऑफ कोर्स हमने फिर से निमोनिक बनाया है, लाइक एवरीथिंग एल्स। इसका निमोनिक है, एक ईंट मार फेंको बिल्ली भागे रफ्तार से, जिसके वो हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, facilitates growth, basis of management hierarchy, better coordination and reduction of executives workload। तो अब ये डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक मैनेजर कितना भी स्किल्ड हो, कितना भी गुड एट देयर जॉब हो, वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिन में टाइम लिमिटेड है। तो जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ डेलीगेट कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है,
तो उनके पास ज़्यादा टाइम बचता है टू फोकस ऑन अदर थिंग्स लाइक अदर मैनेजरियल स्किल्स इफेक्टिवली डेवलप करने का उनके पास टाइम बचता है, तो वो हाई प्रायोरिटी टास्क पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कि वो कि डेलीगेशन करने से इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। फिर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, तो जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को काम पास ऑन करेगा तो इन एम्प्लॉयज़ को कॉम्प्लेक्स टास्क पे वर्क करने का टाइम मिलेगा, अपनी करंट स्किल्स यूज़ करने का चांस मिलेगा और न्यू स्किल्स डेवलप करने का चांस मिलेगा। इससे फ्यूचर लीडर्स डेवलप होते हैं, फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर डिसीजन मेकर्स डेवलप होते हैं और एम्प्लॉयज़ का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिकली भी बेटर फील होता है कि हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है और अब हमारी स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट में हेल्प करता है डेलीगेशन। थर्ड, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ऑफ कोर्स जब एक मैनेजर अपना काम पास ऑन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को बेटर फील होता है अबाउट देमसेल्व्स, उन्हें लगता है कि दे आर बीइंग ट्रस्टेड विथ कंपनीज वर्क, मोर कॉन्फिडेंशियल वर्क, तो ये उनके सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कमिटेड होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी भी होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ मोस्टली मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है दैट दे आर बीइंग ट्रस्टेड, दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो ऑफ कोर्स जब एक मैनेजर अपना काम पास ऑन करती हैं तो जब ये अथॉरिटी डेलीगेट कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रही हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ का स्किल सेट देख के कर रही हैं, पर इसी में एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयज़ स्पेशलाइज करने लग जाते हैं इन द वर्क दे आर डूइंग और इससे सारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा स्किल्ड बन रहे हैं और मैनेजर्स को भी टाइम मिल रहा है टू डू अदर थिंग्स, टू डू मोर स्किल्ड स्टफ, टू डू हाई प्रायोरिटी स्टफ, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। फिफ्थ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, तो अब ऑफ कोर्स इस सब प्रोसेस में ये फॉर्म हो जाता है ना कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसके सबऑर्डिनेट्स हैं, तो बेसिस मिल जाता है फॉर मैनेजमेंट हायरार्की टू सी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू whom, हु इज रिपोर्टिंग टू whom, तो ये बेसिकली मैनेजमेंट हायरार्की के फॉर्मेशन में हेल्प भी करता है। सिक्स्थ, बेटर कोऑर्डिनेशन, तो जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड हैं बाय द सुपीरियर, तो सारा काम ढंग से डिवाइडेड है, मतलब बताया गया है कि किसको क्या करना है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, तो इसमें ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होगा और ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा तो बेटर कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन रहेगी क्योंकि स्ट्रक्चर डेवलप्ड है। लास्ट है रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स वर्कलोड, इसका मतलब ये तो हम शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जब मैनेजर्स काम डेलीगेट कर पाएंगे तो उनका वर्कलोड कम हो जाएगा, दे विल बी एबल टू फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि पैटर्न ऑफ अथॉरिटी डिवाइड का क्या मतलब है अमंग लाइक डिफरेंट लेवल्स। तो सेंट्रलाइजेशन होती है, वर्ड में ही है सेंटर में रखना, मतलब कुछ ही लोगों के पास पावर है एंड अथॉरिटी है ऑफ मेकिंग डिसीजंस। डिसेंट्रलाइजेशन होती है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स में कुछ कुछ पावर है और सिस्टमैटिकली ये डिवाइडेड है। सो फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, पहला तो डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी नहीं होता कि टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को दे दी, नहीं, ये डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी होता है कि मतलब डिस्पर्स की गई हैं कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है, इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता, सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। दूसरा है इट शोज बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल, मतलब इसमें ट्रस्ट किया जाता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी कॉम्पिटेंट हैं, वो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। फिर इट इज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, मतलब देखा जाता है कि कितना डिस्पर्स किया जाता है अथॉरिटी को, कितना नहीं कर सकते। इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉयज, हाँ जैसे अभी हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि मिडिल और लोअर लेवल के भी जो मैनेजर्स हैं वो अज्यूम कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिसीजंस। फिर डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है कि अथॉरिटी की नीड हर डिसीजन मेकर को है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को नहीं है, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अथॉरिटी की जरूरत है, मतलब पावर की जरूरत है ताकि वो डिसीजन मेक कर सकें।
और जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो केयरफुली सिलेक्ट करता है कि किस किस को ये अथॉरिटी दी जाए, ताकि वो इंडिविजुअली खुद से अथॉरिटी ले सके और डिसीजंस मेक कर सकें। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन में सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन में मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे लेवल्स के पास पावर होती है। डेलीगेशन में नैरो स्कोप है क्योंकि दो ही लोगों के बीच में है ये एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइड स्कोप है। फिर डेलीगेशन में कम फ्रीडम है क्योंकि कंटिन्यूस सुपरविजन होता है बाय मैनेजर्स। डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्रीडम है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं है, पीरियोडिक अप्रेजल होता है, मतलब पीरियोडिकली देखा जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। पर डेलीगेशन की तरह नहीं है कि कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मांगे जाए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में डेलीगेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, क्योंकि हर मैनेजर सब कुछ खुद नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन उन्हें करना ही पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलीगेशन कंपल्सरी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। जिन मैनेजर्स का मन करता है वो करते हैं डिसेंट्रलाइज, जिनका मन नहीं करता वो नहीं करते। डेलीगेशन का पर्पस है कि मैनेजर्स का बर्डन रिड्यूस हो जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है कि सबऑर्डिनेट्स को भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिले और उनका रोल इंक्रीज हो कंपनी में। डेलीगेशन में इमीडिएट सुपीरियर को आपको ग्रांट वो करते हैं, आपको ग्रांट अथॉरिटी जो आपके इमीडिएट सुपीरियर्स होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट से आती हैं ये सारी पावर्स। सो लास्ट चीज जब हम इस चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अब ज्यादा लोगों के पास पावर है तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा काम करने का, और उनके पास ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है टू टेक देयर ओन डिसीजंस, इसलिए इनिशिएटिव डेवलप हो जाएगा उनमें। दूसरा है क्विक एंड बेटर डिसीजंस। तो क्योंकि अब इतने लोगों के पास ऑटोनॉमी है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, और ये सारी पावर डिवाइडेड है, तो क्विक और बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे। बार बार टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सबके पास कुछ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी। फिर थर्ड है बेटर कंट्रोल। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस क्योंकि हर लेवल पे होगा इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसलिए बेटर कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा ऑल एक्टिविटीज। जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ डील कर लेंगे, तो उनका उन पे बेटर कंट्रोल होगा। फिर आता है जी रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। तो वही क्योंकि डेली मैनेजरियल वर्क जो है वो लोअर लेवल ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास पहुंच गया है, तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा टू डू अदर थिंग्स, और वो अपनी टाइम यूज कर सकते हैं इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रैटेजीज। फिर मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो वही अब अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनके पास भी अथॉरिटी आ जाती है, और सबऑर्डिनेट्स के पास भी थोड़ी और अथॉरिटी आ जाती है, तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। इससे मैनेजरियल डेवलपमेंट होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, सब में थोड़ी थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, थोड़ी सेंस ऑफ पावर आ रही है, तो वो बेटर मैनेजरियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। फिर लास्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो क्योंकि सारा काम, सारे डिसीजंस बेटर हैं, क्विक हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, जो यूज कर सकते हैं द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दैट फॉर एक्सपेंशन। And just like that, we have also completed chapter 5, organizing of business studies. This is so good, guys. I'm so proud of you. I'm so proud of all the progress we're making together. कुछ भी doubts हैं तो please ask me in the comment section. I will definitely answer them. अगर notes चाहिए इस chapter के तो नीचे comment कर देना अपनी email ID. I will also send them your way. Anything else, you know where to find me. And I'll see you guys for the next one. Until then, keep studying very nicely. And until next time, bye. Have a good day.